तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो एक सोल रिपर होता तो उसकी स्टोरी किस तरह की होती। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सो एंड तक बने रहना। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में मिनाटो एक सोल रिपर होता है जिसे सोल सोसाइटी से बैन कर दिया जाता है उसके बड़े भाई किसके उराहारा के साथ में। लेकिन जब वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गलती हो जाती है, जिस वजह से वो लोग एक मिस्टीरियस विलेज में पहुंच जाते हैं और यहीं से मिनाटो नामिकाजे की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। इस वर्ल्ड में आने के बाद मिनाटो ज्यादातर अपनी सोल रिपर और शिनेगामी की पावर को खो देता है, लेकिन अभी भी उसके पास उसकी जान पाक तो होती है। लेकिन इस स्टोरी में भी मिनाटो मारा जाता है बिल्कुल ओरिजिनल नारुतो स्टोरी की ही तरह। लेकिन मरने से पहले मिनाटो हिरुजन को एक मैसेज देकर जाता है जिसके एंड में लिखा होता है ये इम्पोर्टेंट मैसेज नारुतो के लिए है, और वो हिरुजन से कहता है कि प्लीज ये ब्लेड मेरे बेटे नारुतो को दे देना और उसका ख्याल रखना और ये भी इंश्योर करना कि वो ये ब्लेड कभी ना खोए। जिसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अलग तरीके से बड़ा होता है, और हाँ उसके पास चाकरा भी होता है एंड उसके अंदर दो अलग अलग पावर्स भी होती हैं। और इस बार थर्ड होकागे भी नारुतो का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है क्योंकि मिनाटो ने उससे कहा होता है। इसलिए हिरोजन नारुतो के लिए एक स्वॉर्ड मास्टर भी बुलाता है, जिस वजह से नारुतो 9 साल की एज में ही स्वॉर्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग करता है। लेकिन वो एक अजीब चीज भी नोटिस करता है, जब भी वो स्प्रिंग मैचेस करता है तो जो ब्लेड उसके पास बचपन से है वो अजीब सी आवाजें करती है, ऐसी आवाजें जो कि सिर्फ नारुतो ही सुन पाता है। इस वजह से नारुतो को समझ आ जाता है कि ये ब्लेड नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता है कि ब्लेड उससे कहना क्या चाहता है। 9 से 12 साल की एज तक नारुतो चाकरा कंट्रोल और जुत्सु यूज करना सीख जाता है। इसमें उसे पूरा 1 साल लग जाता है क्योंकि उसे 9 टेल्स के बैरियर को भी ओवरकम करना पड़ गया था ताकि वो जुत्सु परफॉर्म कर सके। लेकिन सिर्फ 9 टेल्स ही उसे नहीं रोक रहा था, बल्कि उसके अंदर की शिनिगामी पावर भी बढ़ती जा रही थी। और ऐसे ही साल बीतते जा रहे थे और नारुतो 12 साल का भी हो चुका होता है, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने ब्लेड को आसमान की तरफ उठाते हुए कहता है ये स्ट्रेंज है, हम दोनों हमेशा बात करते हैं लेकिन मैं कभी भी तुम्हें प्रॉपरली समझ नहीं पाया। मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ, लॉर्ड थर्ड, इरुका सेंसे, रामेन गाय, लिप विलेज के हर एक इंसान की पावर को, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या इसी वजह से गाँव के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं? क्या मैं अलग तरीके से बड़ा हुआ हूँ? यही सोचकर नारुतो रूफ टॉप से गायब हो जाता है और एकेडमी की तरफ चला जाता है। वो खिड़की में से होकर चुपके से क्लासरूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है एंड उस टाइम पर इरुका सेन से अटेंडेंस ले रहे होते हैं। फिर ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू होती है जिसमें नारुतो थोड़ा सा फेल हो जाता है क्योंकि उसे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करना नहीं आता है। इसलिए मिजुकी उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है और सेकंड चांस का प्रॉमिस करता है। नारुतो भी अभी एक बच्चा होता है, इसलिए मिजुकी के लिए उसे मैनिपुलेट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए मिजुकी नारुतो को स्क्रोल ऑफ सील चुराने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद नारुतो स्क्रोल ऑफ सील चुरा लेता है और वहीं से नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु मास्टर कर लेता है। जिसके कुछ देर बाद मिजुकी वहां पर आता है और नारुतो से स्क्रोल ऑफ सील मांगने लगता है, पर नारुतो की आंखों में हेजिटेशन देखकर मिजुकी उस पर अटैक कर देता है, पर नारुतो उसे डॉज कर लेता है और जंप करके वो ट्री ब्रांच पर चढ़ जाता है, जो देखकर मिजुकी चिल्लाता है और कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया है। जब मुझे ये स्क्रोल मिल जाएगा तो मैं इसका यूज स्लीप विलेज पर अटैक करने के लिए करूंगा। मुझे वो स्क्रोल दे दो तुम डीमन फॉक्स। ये नाम डीमन फॉक्स सुनते ही नारुतो के अंदर का गुस्सा ट्रिगर्ड हो जाता है और उसकी शिनिगामी पावर फाइनली जाग जाती है। मिजुकी भी नोटिस करता है कि उसके लिए अभी खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है एंड वो अपने घुटने पर आ जाता है। लेकिन यहीं तक नारुतो की पावर नहीं रुकती है और उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ती ही जाती है, और जैसे जैसे नारुतो उसकी तरफ चलने लगता है मिजुकी असली डर महसूस करता है। और इसी मोमेंट पर नारुतो अपने ब्लेड को भी समझने लगता है और ब्लेड उससे कहता है और स्ट्रॉन्ग बनो। नारुतो अपने ब्लेड को स्विंग करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ वो मिजुकी को मार देता है। और इरुका सेंसे जो कि ये सारी चीजें दूर से देख रहे होते हैं वो भी इस स्पिरिचुअल पावर से जमीन पर गिर जाते हैं, और साथ ही में वो नारुतो की पावर देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ही नारुतो की बॉडी के अराउंड की लाइट फेड हो जाती है वैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो जाती है और ब्लेड भी फिर से चुप हो जाता है। इरुका नारुतो के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन वो नारुतो के एक्शन के लिए उसे और भी ज्यादा प्रेस करते हैं और कहते हैं कि अब ये लीफ हेयर बैंड तुम्हारा है नारुतो। नारुतो भी अपने सेंसे को थैंक्स कहता है और हेयर बैंड पहन लेता है। अगली सुबह नारुतो एकेडमी जाता है और टीम 7 के लिए असाइन होता है, जिसमें सासुके, साकुरा और नारुतो होते हैं और वो लोग अपने क्लासरूम में अपने सेंसे का वेट कर रहे होते हैं। और इसी दौरान नारुतो अपने माइंड का यूज करके अपने ब्लेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नारुतो अपने मन में सोचता है कि अब क्या अलग हो
हो रहा है, उस वक्त तो तुमने मुझसे बात करी थी। नारुतो मिजुकी के साथ हुई फाइट को याद करने लगता है और तभी उसे कुछ समझ आने लगता है। क्लासरूम की दूसरी साइड से सासुके नारुतो के शॉक्ड एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है और साकुरा भी ये देख लेती है। नारुतो अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने अंदर की पावर को फील करने लगता है, इसलिए अब वो उस पावर को ऑलमोस्ट देख सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाला होता है तभी काकाशी रूम में एंटर करता है, जिस वजह से नारुतो का फोकस टूट जाता है और वो अपनी शिनिगामी पावर को फिर से खो देता है। फिर काकाशी सबको रूफटॉप पर ले जाता है और वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम काकाशी हटाके है और मैं तुम्हारा सेंसे हूँ। फिर वो सबसे पूछता है कि वो सब भी अपने बारे में कुछ बताए, लेकिन इस बार नारुतो का गोल होकागे बनना नहीं होता है, बल्कि उसका गोल ये होता है कि मैं असली में कौन हूँ, और यही नारुतो का आंसर होता है। जबकि काकाशी उन्हें नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलने के लिए कहता है और अपने साथ लंच भी लेकर आने के लिए कहता है, और स्पेशली उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ब्रेकफास्ट कर मत आना। अगले दिन टीम 7 ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलती है और इस बार नारुतो पहले से भी ज्यादा फोकस्ड होता है अपनी हिडन पावर को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अभी नारुतो को पता नहीं होता है कि उसकी पावर को आखिर कहते क्या हैं। काकाशी हमेशा की तरह वहाँ पर लेट पहुँचता है और बेल टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए काकाशी पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो काकाशी को ऑफ गार्ड होते हुए ही पकड़ ले। लेकिन काकाशी नारुतो के हर एक अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। नारुतो भी फ्लिप करता है और वहाँ से थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो देखता है कि काकाशी की तरफ एक फायरबॉल जुत्सु आ रहा है। इस वजह से काकाशी को एक पल के लिए अपनी बुक को नीचे रखना पड़ता है ताकि वो जुत्सु यूज करके अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन काकाशी के रिकवर करने से पहले ही नारुतो अपनी कटाना को स्विंग करता है, इसलिए काकाशी ब्लेड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ब्लेड उसे कट कर देती है। काकाशी तुरंत पीछे जंप करता है और कंफ्यूज होकर कहता है, मैंने ब्लेड पकड़ी थी, फिर भी ये ब्लेड मुझे कट कैसे कर गई। दूसरी तरफ नारुतो भी कंफ्यूज होता है और कहता है, शायद सिर्फ मेरे जैसे लोग ही इस ब्लेड को ब्लॉक कर सकते हैं। नारुतो अपने ब्लेड की तरफ देखता है और कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे गाइड करोगे। नारुतो की इतना कहते ही अचानक से ब्लेड ग्लो करने लगती है। उसी के साथ नारुतो की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आनी शुरू हो जाती है और हर सेकंड के साथ बढ़ने लगती है। इसलिए नारुतो अपने ब्लेड को टाइटली पकड़ लेता है और दूर खड़े काकाशी को देखते हुए वो एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल वो इंस्टेंटली काकाशी के सामने अपीयर हो जाता है। नारुतो ब्लेड को स्विंग करता है और काकाशी बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है। इसलिए काकाशी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इतनी स्पीड सिर्फ एक मोमेंट में। उस अटैक को डॉज कर काकाशी यही सब सोच रहा होता है तभी सासुके पीछे से आता है और उस पर पंच थ्रो करता है और डायरेक्ट हिट होता है। लेकिन फिर भी नारुतो और सासुके दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही सेकंड काकाशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सासुके हैरान हो जाता है और सोचता है वो आखिर गायब कहाँ हो गया। लेकिन नारुतो अपनी आंखों को बंद करता है और काकाशी की प्रेजेंस को फील करता है, क्योंकि वो अभी भी स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर सकता है। इसलिए नारुतो अपनी आंखें खोलता है और ब्लेड को जमीन की तरफ स्विंग करता है। एक ही स्लैश में जमीन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और इस अटैक को अवॉइड करने के लिए काकाशी जंप करता है और सोचता है, नारुतो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्पीड एक हाई लेवल के जोनिन जितनी है, और सासुके वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है और कभी भी मिस नहीं करता है। लेकिन ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, पर साकुरा अभी बहुत ही पीछे है इन दोनों से। जबकि दूसरी तरफ नारुतो का स्पिरिचुअल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो अपनी ब्लेड से कहता है, मुझे तुम कुछ बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जीतने में। मुझे फील होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, सो क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो जितनी मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही नारुतो ये कहता है उसकी पावर एक्सप्लोड कर जाती है, इसलिए सासुके और साकुरा प्रेशर की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और काकाशी भी अपने एक घुटने पर आ जाता है। इसलिए सासुके नारुतो की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है और ये हिडन पावर नारुतो के पास आई कहाँ से। जबकि अगले ही पल नारुतो काकाशी के पास अपीयर होता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसके हाथों में बेल होती है। वो एक बेल सासुके की तरफ थ्रो करता है जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा होता है, और दूसरी बेल अपने हाथों में पकड़े हुए नारुतो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब नारुतो होश में आता है तो वो अपने अपार्टमेंट में होता है। उसके सामने थर्ड होकागे होते हैं जो कि अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए होते हैं। फिर दूसरे ही सेकंड थर्ड होकागे कहते हैं कि अब तुमसे सच छुपाने का कोई भी रीजन नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि नारुतो तुम्हारे फादर फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे थे। और ये सुनते ही नारुतो की आंखें शॉक्ड में खुल जाती हैं, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी बुक्स पर पड़ती है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर पूछता है। थर्ड होकागे नारुतो से कहते हैं, ये सारी बुक्स तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए लिखी थी, मैंने इन्हें खुद भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे इनके अंदर कोई भी टेक्स्ट नजर नहीं आया। शायद ये बुक तुम्हें वो सब सिखाएगी जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। नारुतो धीरे से फिर से
पूछता है मेरे ब्लेड के बारे में क्या। थर्ड होकागे जवाब देते हैं ये ब्लेड ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो तुम ये बुक पढ़कर समझ जाओगे, लेकिन उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर थर्ड होकागे रूम से चले जाते हैं। इसलिए नारुतो फिर बुक खोलता है। जैसा थर्ड होकागे ने कहा था पहले बुक ब्लैंक लगती है, जो देखकर नारुतो सोचने लगता है कि वो इसे कैसे पढ़ सकता है। फिर वो अपनी शिनिगामी पावर पर फोकस करता है और अचानक फर्स्ट पेज पर वर्ड अपीयर होने लगते हैं। उस लेटर में लिखा होता है नारुतो मेरे बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ और इस बात के लिए तुम मुझे माफ करना। तुम दूसरों से अलग हो और मुझे यकीन है कि अब तक तुम समझ चुके होगे। तुम एक शिनोबी नहीं हो क्योंकि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक जगह से आया हूँ जिसे सोल सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पर मैं एक सोल रिपर था जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे होलोस को हराया था। इसलिए तुम इस बुक को कंप्लीट पढ़ना ताकि तुम समझ सको कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी पावर किस तरह से काम करती है। जो ब्लेड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है वो तुम्हारे सोल के साथ बॉन्ड बनाएगी। उस ब्लेड का नाम तुम सीखो और तुम दोनों मिलकर उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग बनो जितना तुम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। इसलिए नारुतो सिर्फ 3 दिन के अंदर में ही पहली बुक को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो दिन में टीम 7 के साथ मिशन करता है और रात में अकेला ट्रेनिंग करता है। और नारुतो कहता है अगर मैं एक शिनिगामी हूँ तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब से मेरा नया गोल ये है कि अब मैं सिर्फ अपने आप को ही नहीं समझना चाहता बल्कि मैं सोल सोसाइटी को भी जानना चाहता हूँ। नारुतो तुरंत कहता है मल्टी साइडो क्लोन जुत्सु, और नारुतो की इतना कहते ही उसके आसपास 100 ऑफ क्लोन अपीयर हो जाते हैं। फिर नारुतो सोचता है अगर मुझे वहाँ पर जाना है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसलिए हर रात नारुतो 100 ऑफ क्लोन के साथ ट्रेनिंग करता है और इस वजह से उसकी इस ट्रेनिंग को बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलता है। पर ब्लेड अब भी साइलेंट रहती है, लेकिन नारुतो अब अपनी शिनिगामी पावर्स को एक्सेस करना सीख जाता है। कुछ टाइम बाद नारुतो लो रैंक मिशन से काफी ज्यादा बोर हो जाता है और वो काकाशी से रिक्वेस्ट करता है सेंसे क्या हम एक हाई रैंक मिशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीम 7 होकागे ऑफिस जाती है और वहीं उनकी मुलाकात ब्रिज बिल्डर से होती है और उसी मोमेंट के बाद से टीम 7 की लैंड ऑफ वेब की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और इस जर्नी के दौरान सास्के बार बार नारुतो के ब्लेड को ही नोटिस करता है और आखिर में वो उससे पूछ ही लेता है ये स्वॉर्ड तुम्हें कहाँ से मिली। नारुतो शांत आवाज में जवाब देता है ये मेरे फादर का गिफ्ट है। ये सुनकर सास्के और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है क्योंकि उसने देखा था कि ये ब्लेड नारुतो को कितना ज्यादा पावरफुल बना देती है। इसलिए सास्के अपने मन में सोचने लग जाता है कि अगर ये ब्लेड मेरे पास हो जाए तो मैं अपने बड़े भाई इटाची को हरा सकता हूँ। जबकि इस तरफ जब टीम 7 अपने रास्ते पर चल रही होती है तभी नारुतो को अचानक से 2 लोगों की प्रेजेंस फील होती है एंड नारुतो को पता चल जाता है कि उनके आसपास कोई तो है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन वो सेंस नहीं कर पाता है। लेकिन तभी एक जगह से 2 एनिमीज निंजा बाहर निकलते हैं और वो सीधा ककाशी पर अटैक कर देते हैं और एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे ककाशी मर गया हो, जिसे देखकर नारुतो गुस्सा हो जाता है और वो अपना ब्लेड उठाता है और ताजुना को प्रोटेक्ट करता है। सास्के भी बिना डिले किए मूव करता है और साकुरा उसके पीछे कवर में रहती है। जबकि इस दौरान तक नारुतो अपना ब्लेड स्विंग करता है और एक ही स्लैश में एनिमी निंजा का हाथ कट कर देता है और दूसरी साइड में सास्के भी अपना ताइजुत्सु यूज करता है और दूसरे निंजा को नीचे गिरा देता है। जिसके बाद नारुतो उस निंजा के फेस के सामने अपना ब्लेड पॉइंट करता है और उससे कहता है तुम्हें किसने भेजा है। कुछ देर बाद वो निंजा डर के मारे सब कुछ बता देता है, लेकिन सास्के बिना हेजिटेट किए उस निंजा को मार देता है जैसे कि उसी ने उसे डिफीट किया हो। जिसके बाद सास्के एटीट्यूड में नारुतो से पूछता है कि तुमने इसे क्यों नहीं खत्म किया। इसलिए नारुतो सीधा सास्के को जवाब देता है कि जो इंसान अब थ्रेट नहीं है उसे मारने का क्या मतलब। जो सुनकर सास्के सार्कास्टिक वे में बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो। पर नारुतो सास्के की बात को इग्नोर कर देता है और सीधा जंगल की तरफ देखता है और बोलता है ककाशी सेंस से बाहर आ जाइए। तभी ककाशी ट्री के पीछे से बाहर निकलता है और टीम को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है तुम सबने अच्छा काम किया। जिसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नारुतो अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसे डेंजरस प्रेजेंस फील होती है। जिसके अगले ही सेकंड उनकी तरफ एक हवा में उड़ती हुई ब्लेड आती है जो कि जाबुजा की होती है, जिसे डॉज करने के लिए नारुतो ऊपर जंप करता है और ब्लेड उसके नीचे से चली जाती है, जबकि बाकी सभी लोग नीचे झुक जाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद ही ककाशी अपनी टीम के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि ये फाइट मैं हैंडल करूंगा। जिसके बाद ककाशी और जाबुजा की फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट के दौरान नारुतो एक साइड में बैठकर मेडिटेशन करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो अपनी शिनिगामी पावर्स में डीपली फोकस कर पाता है और पहली बार वो अपने इनर वर्ल्ड में एंटर करता है। एंड वो जगह एक जंगल की तरह होती है, लेकिन फाइनली नारुतो अपने ब्लेड से यहाँ पर बात कर पाता है। नारुतो अपने ब्लेड से कहता है तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे पता है कि हम दोनों मिलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम दोनों को एक दूसरे
को समझना होगा, इसलिए मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम है नारुतो उजुमाकी और तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन तभी नारुतो अपने पीछे देखता है तो उसे ग्लोइंग आंखें दिखाई देती हैं जो कि उसे बीस्ट की प्रेजेंस जैसी फील होती है। पर तभी नारुतो को एक आवाज भी आती है जो कि कहती है कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे जन्म से भी पहले। लेकिन उसी मोमेंट पर नारुतो का मेडिटेशन टूट जाता है और सास्के उसे धक्का देकर साइड में कर देता है, क्योंकि उस टाइम पर जाबुजा का वाटर क्लोन उस पर अटैक करने वाला था। जो जानकर नारुतो सास्के को थैंक्स कहता है और सास्के भी स्माइल करते हुए कहता है नो प्रॉब्लम। जिसके बाद नारुतो अपने अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि बस मुझे एक और सेकंड मिल जाता तो मैं ब्लेड का नाम सुन लेता। लेकिन फिर नारुतो अपने आप को संभालता है और कहता है कि कोई बात नहीं, नाम मैं बाद में जान लूंगा। फिर वो सास्के की तरफ देखता है और सास्के से कहता है प्लान क्या है। सास्के नारुतो से इरिटेट होकर कहता है सिंपल है इडियट, क्लोन को हराओ और सेंसे को फ्री करो। जिसके बाद नारुतो और सास्के एक साथ उस पर चार्ज करते हैं और नारुतो जाबुजा के क्लोन के साथ ब्लेड क्लैश करता है और सास्के कुनाई से ओपनिंग क्रिएट करता है। उसी मोमेंट पर नारुतो क्लोन को दो हिस्सों में काट देता है। फिर वो फ्लैश स्टेप यूज करता है और ककाशी के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो एक ही स्लैश में जाबुजा के हैंड को कट कर देता है, जिसकी वजह से ककाशी ट्रैप हुआ था, जिस वजह से ककाशी फ्री हो जाता है। एंड उस टाइम तक सास्के जाबुजा की तरफ एक फायरबॉल जुत्सु लॉन्च कर देता है, जिससे बचने के लिए जाबुजा अपने हैंड साइंस नहीं बना पाता है क्योंकि उसके पास हाथ नहीं होता है। इस वजह से वो अटैक को अवॉइड नहीं कर पाता है, जिस वजह से आग उसकी पूरी बॉडी को जला देती है एंड जाबुजा मुश्किल से ही वहाँ पर खड़ा हो पाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक फिगर अपीयर होता है जो कि ट्री से नीचे आता है और वो जाबुजा के नेक पर नीडल स्ट्राइक करता है और इस वजह से जाबुजा नीचे गिर जाता है एंड टीम 7 भी शॉक्ड हो जाती है और वो ट्री की तरफ देखते हैं जहाँ पर मास्क मैन खड़ा होता है। फिर वो जाबुजा की तरफ जाता है एंड वो जाबुजा की बॉडी को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी नारुतो भी अपनी आंखें बंद करता है और उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। एक सेकंड बाद नारुतो अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है रुको, वो अभी भी जिंदा है। नारुतो अपने ब्लेड को पकड़कर उसकी तरफ जंप करता है लेकिन उसके रास्ते को आइस ब्लॉक कर देती है और जब तक नारुतो अपने रास्ते के आइस को तोड़कर आगे बढ़ता है तब तक वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। इसलिए टीम 7 ताजुना के घर चली जाती है जहाँ पर ककाशी एक दिन के लिए रेस्ट करता है। फिर वो सभी लोगों की ट्री वॉकिंग की ट्रेनिंग कराता है, पर नारुतो ये स्किल पहले से ही जानता था, इसलिए वो अकेले ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है जहाँ पर वो दिन रात ट्रेनिंग करता है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और कुछ दिनों के लिए वो बहुत ही गहरी नींद में चला जाता है। तब तक उसकी टीम ब्रिज पर जाबुजा और मास्क निंजा से फाइट कर रहे होते हैं, इसलिए नारुतो फुल स्पीड में ब्रिज की तरफ दौड़ता है और वहाँ पर वो देखता है कि ककाशी जाबुजा को बिजी रखे हुए है ताकि सास्के या फिर नारुतो मास्क फिगर को हरा सके। इसलिए नारुतो सीधा क्रिस्टल आइस मिरर में जंप करता है सास्के की हेल्प करने के लिए। लेकिन अटैक इतनी तेजी से उन लोगों की तरफ आते हैं कि वो लोग उस अटैक से बच ही नहीं पाते हैं। इसलिए नारुतो सास्के के सामने खड़ा हो जाता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और इसी टाइम पर नारुतो अपनी शिनिगामी पावर पर डीपली कॉन्सेंट्रेट करता है और फाइनली उसे अपने ब्लेड की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद नारुतो जोर से चिल्लाता है डिवावर ऑल योर पाथ कुरोए कित्सुने। नारुतो के इतना कहते ही उसकी बॉडी से एक लाइट निकलती है और उसकी स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक ब्लू और ब्लैक साइथ में और साथ ही में उसके बॉडी के अराउंड में डार्क स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है। एंड जब सास्के अपने ऊपर देखता है तो वो शॉक्ड में रह जाता है क्योंकि नारुतो उसके सामने खड़ा होता है हाथ में साइथ लिए, जबकि नारुतो तो स्माइल कर रहा होता है और बोलता है चलो अब सच में स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद नारुतो अपने साइथ को स्विंग करता है और बहुत ही पावरफुल शॉक वेव पूरे आइस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर नारुतो फ्लैश स्टेप यूज करता है और वो हाकू के सामने अपीयर हो जाता है, जिसके बाद वो उस पर स्लैश अटैक मारता है और ये अटैक वो उस पर मारता ही रहता है इतनी स्पीड से कि हाकू का स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जिसके बाद नारुतो उसकी तरफ कोल्ड स्माइल के साथ कहता है लगता है तुम समझ गए। जिसके बाद नारुतो बताने लगता है कि कुरोई कुत्सुने अपने पाथ में आने वाले किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और ये तो सिर्फ उसकी पहली एबिलिटी है, लेकिन उसकी सेकंड एबिलिटी तो और भी ज्यादा डेंजरस है, जिससे वो एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को और भी ज्यादा पावरफुल अटैक में कन्वर्ट कर सकता है। और ये दिखाने के लिए नारुतो अपने साइथ को टाइटली पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है ब्लैक फैंग। और ये कहते ही नारुतो एक स्विंग के साथ सारी गैदर एनर्जी को एक साथ रिलीज कर देता है, जिस वजह से एक मैसिव ब्लू एंड ब्लैक स्लैश हाकू की तरफ जाती है और अगले ही पल हाकू दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है। पर सिर्फ हाकू ही नहीं बल्कि ब्रिज के सीमेंट ग्राउंड भी स्लैश के प्रेशर से क्रैक हो जाते हैं एंड स्प्लिट हो जाते हैं, जो देखकर सास्के भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो सोच रहा होता है कि सीमेंट ब्रिज भी स्लैश की वजह से कट हो गया। लेकिन उसके माइंड में एक थॉट और भी चल रहा था कि मुझे ये ब्लेड अब किसी भी हाल में चाहिए, इस पावर के साथ
साथ मैं इटाची से रिवेंज ले सकता हूँ। जबकि इस अटैक के बाद नारुतो घुटने पर गिर जाता है और खांसने लगता है और उसकी साइट भी फिर से नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद नारुतो धीरे से कहता है, लगता है मैं अभी भी इस पावर को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ, खासकर सेकंड एबिलिटी को। साकुरा उसे सपोर्ट देते हुए कहती है, अब तक तो काकाशी सेंसेई जाबुजा के साथ फाइट फिनिश कर चुके होंगे। जबकि कुछ देर बाद गेटो और उसके आदमी वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन टाउन के लोगों की हिम्मत देखकर वो वहाँ से डर के भाग जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और उसका नाम रखा जाता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। फिर टीम 7 वापस विलेज लौट आती है और सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नारुतो सीधा अपने अपार्टमेंट चला जाता है और अपने फादर की दी हुई बुक को दोबारा से पढ़ना शुरू करता है, क्योंकि उसे जानना था कि उसके अंदर कितनी ज्यादा हिडन पावर्स छुपी हुई हैं। जबकि अगले दिन काकाशी सेंसेई टीम 7 को बुलाते हैं और उन्हें जूनिन एग्जाम के बारे में बताते हैं, इसलिए तीनों बिना हेजिटेट किए साइन अप कर लेते हैं और उसके बाद सभी लोग सेपरेट हो जाते हैं।